बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम बलिकातु स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। व्यूअर्स, अज असांखे ख़बर आहे अमेरिका जी नज़र में हो जंग खटी वियो आहे, दुनिया जी नज़र में हो जंग हारजी चुकियो आहे। ईरान पंहिंजी नज़र में पाण खे खटियल कोन थो चए, पर दुनिया जी नज़र में हो खटी चुकियो आहे। जंग अॻिते वधे पई ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जो हिकिड़ो ॿियो प्लान फेल थी चुकियो आहे। पहिरीं त सभिनी खां वॾी ख़बर इहा आहे कि अचण वारा 48 कलाक ॿुधाए थो वञे कि इलाही इंपॉर्टेंट आहिनि। ईरान जो जवाबु अचणो आहे ऐं ईरान जे जवाब जे इंतज़ार में सभु वेठा आहिनि, मुंतज़िर आहिनि ऐं हुननि जे जवाब खां पोइ ई डायलॉग टेबल टॉक नेगोशिएशन्स अॻिते वधी सघंदा। डोनाल्ड ट्रम्प जेका धमकी ॾिनी कि मां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खे ताक़त सां खुलवाईंदुमि ऐं जेतिरी उते बहरी जहाज़ फाथल आहिनि उन्हनि खे कढाईंदुमि पंहिंजी ताक़त जे बलबूते ते, पंहिंजी नेवी जी सपोर्ट ते। जंहिंखां पोइ अॼु असां ॾिठोसीं कि हुन ट्वीट करे चयो त पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते मां इहो प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकियां पियो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में असां का कार्रवाई न कंदासीं ऐं सिस्टम जीअं हले पियो उअं ई हलंदो रहंदो। इन अदर वर्ड्स, आसान लफ़्ज़नि में अमेरिका पंहिंजी हार मने वरिती कि असां इहो ऑपरेशन न करे सघंदासीं ऐं अमेरिका जी इहा शिकस्ती आहे जंहिंजे करे असां ॾिसूं था कि हाणे ईरान खे ख़बर आहे कि हुनजो पलड़ो भारी आहे। अमेरिका धमकी ॾिनी, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। इहा ॻाल्हि मां तव्हांखे सम्झाईंदो आहियां ॿिनि टिनि ॾींहंनि सां। अमेरिका एक्शन कंदो आहे, ट्वीट कंदो आहे ऐं चवंदो आहे कि आउं जहाज़नि खे रोकींदुमि, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंदि कंदुमि। ईरान जो रिएक्शन ईंदो आहे, अमेरिका जे साथी यूएई जे जेके फुजैरा ते पोर्ट आहे, जेको सम्झे पियो कि आउं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खे बाईपास करे फुजैरा जे पोर्ट खां पाइपलाइन हणी तेल एक्सपोर्ट करे सघंदुमि। हिन करे फुजैरा खे टारगेट कयो वियो, यूएई खे टारगेट कयो वियो। ऐं असांखे यादि रखणु घुरिजे कि अरब ममालिक में यूएई उहो पहिरियों मुल्क आहे जंहिं एब्राहम अकॉर्ड यानी इज़राइल खे तस्लीम कयो 2021 में, जॾहिं डोनाल्ड ट्रम्प जो पहिरियों टेन्योर हो एज़ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हुन सां गॾु 3 ॿिया मुल्क बि हुआ हुनमें ऐं मोरक्को बि हुयो, 2 ॿिया मुल्क बि हुआ। त हे जॾहिं मुल्कनि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल थी करे इज़राइल खे तस्लीम कयो त हाणे इज़राइली लॉबी जो वॾो स्ट्रॉन्ग होल्ड यूएई में अची वियो आहे। ॿुधायो थो वञे कि हिन दफ़े बि ईरान जेको अटैक कयो हुनमें को 6-7 क्रूज़ मिसाइल हुआ, ॿिया बैलिस्टिक मिसाइल बि ॿुधायो पियो वञे, जंहिंखे इंटरसेप्ट कयो आहे इज़राइली एयर डिफेंस सिस्टम, जेको हिन जंग शुरू थियण खां पोइ यूएई पहुतो आहे इज़राइल खां यूएई जी दरख़्वास्त ते कि तव्हां असांजी हेल्प कयो। छो जे करे यूएई सऊदी अरब खां ॿी लाइन इख़्तियार करे वरिती। सऊदी अरब जी लाइन ते यूएई हलण जे मूड में न हुयो, जंहिंखां पोइ हुन ओपेक मां बि एग्ज़िट कयो, ओपेक प्लस मां बि एग्ज़िट कयो कि आउं पंहिंजी मर्ज़ी सां तेल पैदा कंदुमि ऐं मर्ज़ी जो रेट हणी करे खपाईंदुमि, मुंहिंजो तेल मां ॼाणा कीअं बि खपायां। जंहिंखां पोइ असां ॾिसूं था कि ईरान खे ख़बर ई कि यूएई हिकिड़ो असांजो वॾो दुश्मन थी सघे थो अचण वारे वक़्त में। छो जे करे हुन न रुगो ईरानी एसेट्स, ईरानी माण्हुनि खे डिपोर्ट करणु शुरू करे छॾियो आहे, उते एक्शन वॾा पिया थियनि। त इहा सिचुएशन बि अॼु जे प्रोग्राम में असां डिस्कस करणु चाहियूं था, छो जे करे इहे डेवलपमेंट्स नेक्स्ट 48 आवर्स में इलाही इंपॉर्टेंट आहिनि। पाकिस्तान जी दुनिया में तारीफ़ थिए पई, पाकिस्तान दुनिया में अमन क़ाइमु करण लाइ पंहिंजो वॾो अहम किरदारु अदा करे पियो, अहिड़ो किरदारु जंहिंजी तारीफ़ हर को करे थो। ग्रीन पासपोर्ट जी इज़त थी वई आहे, वैल्यू थी वई आहे ऐं हर पाकिस्तानी तमामु ख़ुशि आहे हिन सिचुएशन में। एट द सेम टाइम हर पाकिस्तानी दुआ थो करे कि जीअं असांजा मुल्क जा हुकुमरान, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब दुनिया जी मदद कनि पिया, उअं ई पाकिस्तान जे ग़रीब माण्हुनि जी बि मदद कनि। पाकिस्तान में मुआशी हालात तव्हांखे ख़बर आहे प्रॉब्लम में आहिनि। IMF पाकिस्तान जे लाइ चवंदो आहे बिजली महांगी कयो, हुकुमरान करे छॾींदा आहिनि। IMF चवंदो आहे आवाम ते टैक्स वधाए छॾ, हुकुमरान वधाए छॾींदा आहिनि। पर माण्हुनि जो इहो सुवाल आहे कि जॾहिं IMF इहो ॾिसंदो आहे कि हुकुमरान 10 अरब में PIA खपाए करे जंहिंमें 33 जहाज़ हुजनि, हिकिड़ो जहाज़ था वठनि 10 अरब जो, त IMF मना छो न कंदो आहे। IMF जॾहिं ॾिसंदो आहे कि सियासतदाननि जी, स्पीकर्स जी, जजनि जी, ब्यूरोक्रेट्स जी पघारनि में कई 100% इज़ाफ़ो थो थिए, त IMF मना छो न कंदो आहे। IMF करप्शन जी निशानदेही कंदो आहे, करप्शन ख़तमु करण लाइ कुझु कराए न सघंदो आहे। IMF स्टील मिल 2013 खां बंदि पई आहे, 16 अरब पघार थी वञे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ बिजली जो बिल महीने जो वञे थो, हुनखे बंदि कराइण में IMF छो नाकाम आहे। IMF रुगो उहे कमु कराइण में कामयाबु आहे जंहिंमें वधीक माण्हुनि जो कमु लही वञे। सोचण जी ज़रूरत आहे, हिन ते बि मां 4 डिस्कशन कंदासीं। छो करे पाकिस्तान जा जेके माशी हालात आहिनि उहे इलाही परेशान कोन आहिनि। हिन जंग खां पोइ पाकिस्तान खे यादि थो अचे कि पाकिस्तान पंहिंजा तेल जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि हुन लाइ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आहे ई कोन ऐं हो कमर्शियल फैसिलिटी ते डिपेंड थो करे। पंहिंजी गवर्नमेंट वटि का स्ट्रेटेजिक वेयर हाउसिंग ऑयल जी फैसिलिटी न आहे, जंहिंजे करे जेको असां हिन ख़िते जा वाहिद मुल्क आहियूं जंहिंजी हुकूमत वटि इहो न आहे।
असांजी अधु आबादी गुरबत, बेरोज़गारी, महंगाई, त हिननि खे डिस्कस करण मां चाहियां थो जे प्रोग्राम में कि अगरि असांजा हुकुमरान दुनिया जा एॾा वॾा वॾा मसइला हल कराए सघनि था त ग़रीब माण्हुनि जा मसइला बि हल कराइनि। छो लॻे इहो ई थो हिन महिल गवर्नमेंट ऐं IMF जे रवैये सां कि हुकूमत जी पॉलिसी इहा ई आहे कि असां जेके 400 वॾा ख़ानदान आहिनि पाकिस्तान जा हुननि खे महफ़ूज़ रखंदासीं, हुननि जी इन्वेस्टमेंट खे सेफ रखंदासीं, बाक़ी सभिनीनि खे ख़ैर को मसइलो न आहे। जीअं असां ॾिसंदा आहियूं कच्ची आबादियूं ख़ाली करायूं वयूं इस्लामाबाद में, को सारा 3 लख माण्हू ॿुधाए थो वञे कि बेघर थी विया, को कमेटी कोन ठही, हिकिड़ी वॾी बिल्डिंग ख़ाली कराई वई जंहिंजे लाइ माण्हू चवनि था कि पाकिस्तान जी तारीख़ जो सभिनीनि खां वॾो फ्रॉड आहे, हुनजे ख़ाली कराइण ते वॾी कमेटी ठही वई, इन्वेस्टिगेशन शुरू कराए छॾी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। त मां सम्झां थो कि असांखे सोचण जी ज़रूरत आहे वॉट इज़ द वे फॉरवर्ड। अॼु जे प्रोग्राम में असां हिन जे अलावा क्लाइमेट चेंज ते बि थोरो ॻाल्हाइणु चाहियूं था। तव्हांखे ख़बर आहे सिंध में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सभिनीनि खां वॾो कमु आहे। असांजी 60% आबादी जो लेबर फोर्स आहे उहा ज़राअत सां कनेक्टेड आहे, आबादकारी सां कनेक्टेड आहे। ऐं जेके इहे क्लाइमेट चेंज जो मसइलो आहे, मौसमियाती तब्दीली, पोखण जो टाइम चेंज थी वियो आहे, कटाई जो टाइम चेंज थी वियो आहे, फसलूं असांजी हुननि जो जेको शेड्यूल हूंदो उहो तमामु मुतासिर थियो आहे। ऐं हाणे ज़रूरत हिन जी आहे कि असां अवेयरनेस क्रिएट कयूं, छो जे करे असांजी हुकूमत जीअं सियासी हालात खे पाकिस्तान में सही करण में नाकाम रही आहे, जीअं मुआशी हालात में नाकाम रही आहे, जीअं मुआशरती हालात में नाकाम रही आहे, उअं ई इन्वायरमेंटल चेंज मौसमियाती तब्दीली जे मैदान में बि ॻाल्हियूं असांजी वॾियूं वॾियूं आहिनि। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। असांजा एक्शन न आहिनि, रुगो वर्ड्स आहिनि जंहिंजे ज़रिए असां साबित था करणु चाहियूं कि असां अवाम दोस्त पॉलिसीज़ ठाहियूं था। त अॼु जे प्रोग्राम में हिन ते ई मां डिस्कशन करणु चाहियां थो कि वॉट इज़ द वे फॉरवर्ड। मिसाल जे तौर ते असांखे अञा ताईं मिन हैसिल क़ौम इहो सम्झ न आयो आहे कि लिटरिंग, कचिरो उछलाइण, फिटी करण जो तरीक़ो छा आहे, हुनजा मैनर्स छा आहिनि, हुनजा रूल्स छा आहिनि। तव्हां किथे कचिरो उछलाए सघो था, किथे नथा उछलाए सघो। असां ॾिसंदा आहियूं माण्हू करोड़ करोड़ जी गाॾी में हलंदा हूंदा आहिनि, शीशो लाहींदा आहिनि, गाॾी जो कचिरो उछलाए ॿाहिरि फिटी कंदा आहिनि। मुंहिंजो इहो मशवरो आहे कि असांखे घुरिजे इहो त असां ॿारनि जे सिलेबस में नंढी क्लास खां इहो पढ़ाइणु शुरू कयूं कि रिसाइकलिंग कीअं कबी आहे, कचिरे खे कीअं डिवाइड करे उछलाइबो आहे, कि प्लास्टिक हिकिड़ी जाइ ते, शीशो हिकिड़ी जाइ ते, पेपर हिकिड़ी जाइ ते, ताकि उहो रिसाइकल थी सघे। दुनिया में त इहो ई पियो थिए, सैडली पाकिस्तान में इहो न पियो थिए। ऐं ज़रूरत हिन अमर जी आहे कि असां रियलाइज़ कयूं कि जीअं गर्मी वधे पई, जीअं सियारे में सर्दी वधे पई, जीअं ॿोॾ वधनि पिया, जीअं असांजे लाइ प्रॉब्लम्स वधनि पिया, बीमारियूं वधनि पियूं, इन जी वजह हिकिड़ी आहे क्लाइमेट चेंज। हिन ते ई प्रोग्राम में तफ़सीलन डिस्कशन कंदासीं। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ असांखे महिमान जॉइन कंदा। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आवाज़ TV। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं IR एक्सपर्ट डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इनकी तज्ज़िये आप सब सुनते रहते हैं, सराहते रहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन, ये अगले 48 घंटों की बात इंटरनेशनल मीडिया जो कर रहा है, रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी नजर में ये अगले 48 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्या आपकी नजर में ब्रेक थ्रू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम की फेलियर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा डॉक्टर हामिद खान साहब। जी तलहा भाई, देखिए बात यह है कि अगले 48 घंटों की बात मैं पिछले 24 घंटों से कर रहा था। जैसे ही ये प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर इनको सुबकी उठानी पड़ी, और वो जो चीज थी कि सदर ट्रंप का ख्याल था कि शायद वो दोबारा से या एकदम से फौजें चढ़ाकर अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल करके और ईरान को कंप्रोमाइजिंग टर्म्स पे ले आएंगे और जनाब दुनिया को ये साबित करेंगे कि आपने हुर्मुज़ तो वो जब चाहते कंट्रोल कर सकते हैं। उनको बड़ी भरपूर नाकामी हुई, उनको उसमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। और जिस अंदाज में फौरी तौर पर ईरान ने अपना वहां कंट्रोल शो किया, 2 बहरी जहाज फंस गए अमेरिकन, और बाकी जो चीजें हुई उसके नतीजे में एक चीज बड़ी क्लियर होगी, वो ये
कि अमेरिका अब किसी भी तरह वहां पर कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकता जहां पर ईरान ने अपनी एक स्ट्रेंथ स्टैब्लिश कर ली है। दूसरी बात ये कि उसी के साथ एक चीज चेंज बड़ी क्लियर आई, वो ये कि वो जो ईरान की तरफ से आया गया कि जी वो उसने यूएई पर मिसाइल दागे हैं और ड्रोन हमला किया है, जिसका पूरी दुनिया में एक रिएक्शन आया, जहां हमेशा से ईरान की तरफ लोगों की हमदर्दियां थी। इस हमले के नतीजे में फौरी तौर पर पाकिस्तान, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब से, चाइना, पूरी दुनिया से फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ एक रिएक्शन आया कि ये अननेसेसरी अटैक है। उसके नतीजे में ईरान ने फौरी तौर पर उससे लाताल्लुकी का भी इजहार कर दिया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे अहम चीज थी वो था मीडिएटर का इमीडिएटली एक्टिव होना, मामलात को खराब होने से बल्कि बदतर होने से बचाने के लिए। देखिए, ये जो सीज फायर है, जो जंग बंदी है, ये एक चिंगारी के ऊपर बैठी हुई है। ये कोई भी वजह, कोई भी छोटी सी मिस्टेक इस चिंगारी को आतिशफिशा में बदल सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर जो मीडिएटर्स थे, जो बाकी मामलात थे, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी थी, उसने काम किया और एक बात के ऊपर आ गए। और वो मार्को रूबियो का अगर आप चंद घंटे पहले का इंटरव्यू देखें तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा जी अब हम ये चाहते हैं कि बस एक पेज के ऊपर एक बार जंग बंदी का ऐलान हो जाए, बाकी सारी टर्म्स और बाकी सारे मामलात बाद में तय करते रहेंगे। अब आप जरा बॉडी लैंग्वेज देखें कि कहां अमेरिका वहां था जी कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान का खात्मा कर देंगे, ईरान को पत्थर के दौर में धकेल देंगे, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, यूरेनियम छीन लेंगे, ईरान पे पाबंदियां लग जाएंगी। और अब बॉडी लैंग्वेज यहां आ गई कि जी बस एक वन पेजर दोनों एग्रीमेंट साइन कर लें, जंग बंदी का ऐलान हो जाए। देखिए, कांग्रेस की तलवार लटक रही है अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर, 60 दिन से ऊपर हो गए जंग को। अब जेडी वैंस को और प्रेसिडेंट ट्रंप को कांग्रेस बुला सकती है अगर जंग खत्म नहीं होती। दूसरी जानिब चाइना का ट्रिप 10 दिन दूर है प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिसके बारे में उन्होंने कहा जी कि मैं जंग खत्म करके चाइना जाऊंगा ताकि हम दूसरे मामला पे बात करें, ईरान पे बात ना हो। तीसरी बात यह है कि चाइना ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है एंगेज करके अमेरिका को, कि पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका जो है वो अब एक्सपोज हो गया है, वो अब अकेली सुपर पावर नहीं रही। अमेरिका को अगर ईरान जैसा मुल्क इस तरह धूल चटा सकता है तो फिर ईरान की जो अमेरिका की माइट है वो अब एक्सपोज होगी। आखिरी चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये कि अगले 48 घंटों में मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान का ही कामयाबी होगी, पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिलेगा और आप देखिएगा कि पाकिस्तान के नाम से ही इंशाल्लाह ये एग्रीमेंट फाइनल होगा, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या कहीं भी हो। ये वन पेजर का ब्रेक थ्रू बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बड़ी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और मैं समझता हूं कि इसके बाद जो एक पूरा फ्रेमवर्क होगा उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा फ्रेमवर्क तय होने जा रहा है, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। सर, मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच के अवार्ड में 2 कंटेंडर्स हैं जिनके अंदर मुकाबला होना है। एक वो जो फ्रंट पे है पाकिस्तान और एक वो जो पाकिस्तान के पीछे है, जो एक खामोश खिलाड़ी है जिसका जिक्र आपने भी किया, चाइना का। हम जानते हैं अब्बास अरागची की भी मीटिंग हुई चाइना में अपने काउंटर पार्ट से। आपकी नजर में वो मीटिंग कितनी कामयाब रही सर? तलहा साहब, देखिए बात यह है कि 2 चीजें हैं। अब्बास अरागची साहब ने जो हंगामी दौरा किया इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड में, जिसके अंदर वो फिर उसके बाद ओमान गए, वापस आए, फिर रशिया गए, तो उन्होंने रशिया भी एंगेज कर लिया, ओमान को अपना हुर्मुज के हवाले से, और फिर चाइना के साथ उनकी टॉक्स, और ये फाइनल जो पिछले 48 घंटों में जो उनका चाइना का दौरा है। इसके बाद वही बात आपने जो कही कि बैक एंड के ऊपर बड़ी वाजिब सपोर्ट, गारंटी और डिप्लोमेसी जो है वो चाइना की शामिल है, और चाइना और पाकिस्तान की ये सारी एफर्ट्स जो है ये शोल्डर टू शोल्डर है। सो मैं ये समझता हूं कि चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वो जो होती है ट्रॉफी ऑफ द पीस कीपिंग की पाकिस्तान को मिले। वेल डिजर्व्ड है कि फील्ड मार्शल वैसे भी चाइना का ट्रॉफीज में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को भी नहीं मानता कि ये हमारा ही चलेगा, उनका नहीं चलेगा। यकीनन चाइना हैड अ मेजर रोल इन दिस प्ले, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह आपने कहा 10 दिन बाद ट्रंप का दौरा है बीजिंग का, उसी तरह व्लादिमीर पुतिन का भी दौरा है नेक्स्ट मंथ। दोनों दुनिया के सुपर पावर चाइना के पास जा रहे हैं। वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया में मौजूदा सुपर पावर अब चाइना बन चुका है। देयर इज नो मोर वेटिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, यूएई अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है 2021 में, और अब जब हम देखते हैं कि सारी सूरत हाल पैदा होती है तो उसने सऊदी अरब को, अपने पुराने दोस्त को भी छोड़ दिया और वो इजराइल, अमेरिका, मोदी के साथ खड़ा हो गया कि मैं इनके साथ अपनी टीम बनाऊंगा और मैं मुकाबला करूंगा। और उस मुकाबले के चक्कर में हमने फुजैरा का हाल देखा कि वो खुश हो रहे थे कि हमने पाइपलाइन बना ली, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके फुजैरा से तेल एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और वो भी उनका ख्वाब टूट गया। आपकी नजर में जो यूएई ने स्ट्रेटजी अपनाई है वो गल्फ कंट्रीज के लिए, हमारे लिए, इस खित्ते के लिए
खतरनाक साबित हो सकती है सर, क्योंकि वो इजराइल के बेस्ट फ्रेंड बनना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसको मैं बड़ा क्लोजली देखता हूं जितोई साहब। मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है अरब इमारात की लीडरशिप की, और इसके नतीजे में मैं मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों को टूटते हुए देख रहा हूं। ये मैं आज आपको न्यूज दे रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये बड़ा इंडिविजुअल डिसीजन है सिर्फ 2 रियासतों का। मैं आपको पूरी इनसाइट दे रहा हूं। एक दुबई का, राशिद बिन मखदूम का, और दूसरा MBZ जो है, मोहम्मद बिन जैद जो है, उनका है। बाकी जो रियासतें हैं उनकी बड़ी ज्यादा एप्रीहेंशन है इस पॉलिसी के हवाले से, जहां इसराइल नवाज इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना, इंडिया से बगले मिलाना, और सबसे बढ़कर ये कि अरब जो पूरा जो गल्फ कंट्रीज है, खलीज, उनके साथ इस तरह की एक दुश्मनी की फिजा बनाना, जिसकी वजह से UAE सारा कायम हुआ। देखिए, UAE की सारी जो इनिशियल सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरब से आती है, वो बहरीन से आती है, वो कतर से आती है। ये हिस्टोरिकल चीजें हैं। बाकी तो सारे एंगेज हुए जब UAE पैरों पे खड़ा होना शुरू हो गया। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। जो मैन पावर सपोर्ट है वो पाकिस्तान से आती है, जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है वो पाकिस्तान से आती है। एमिरेट्स की मिसाल ले लें, एतिसलात की मिसाल ले लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान खड़ा करता है। सो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है UAE की कि वो अरब ममालिक से कट कर और किसी तरह भी वो प्रॉक्सी वॉर्स का हिस्सा बन के, चाहे वो सोमालिया में हो, सूडान में हो, यमन में हो, वो अपने आप को, अगर वो चाहते हैं कि वो बड़ा प्लेयर बनाने के लिए इस तरह के ट्रैप में आ गया है। मैं समझता हूं कि UAE के हुक्मरान इसराइल और इंडिया के ट्रैप में आ गए हैं, जिसके नतीजे में खुद इसराइल की वजह से UAE को इतनी तबाही का सामना करना पड़ा। वही बात जो बार बार की जाती है कि अमेरिकन जो इनको बचाने के लिए खित्ते में मौजूद थे अपने बेसिस बना के, वही अमेरिकन और उनके खित्ते जो हैं, जो बेसिस हैं, वो इन कंट्रीज के लिए वबाले जान बन गए। तलहा जतोई साहब, दैट हैज चेंज द होल पैराडाइम। अब आप देखिए कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स के लिए पाकिस्तान, चाइना और तुर्की और इस मुल्कों के अपनी एक अलाइन बन रहा है। वो अपने एक जो अरब कंट्रीज हैं वो इनकी तरफ देख रही हैं। और अभी भी MBS ने, मैं समझता हूँ, बड़ी अक्लमंदी की कि कल के 24 आवर्स में MBZ को फोन भी किया, उसके बाद उनके साथ सॉलिडेरिटी भी दिखाई, और वो ये समझते हैं कि ईरान को या जो सऊदी और ईरान जो है वो फ्यूचर में एक जैसी पॉलिसी को भी चल सकते हैं। जो खित्ते में स्ट्रेटेजी बहुत चेंज हो रही है, अगर UAE ने अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा सही ना की तो UAE विल बी ऑन द लूजिंग एंड, बिकॉज ऑफ खित्ते के अंदर आप दुश्मनी ले रहे हैं, आप हमसायों से दुश्मनी ले रहे हैं, और हजारों मील दूर अमेरिका या इसराइल जो खुद एक्सपोज हो गया है, अगर आप उसके साथ मिलेंगे तो आप 54 इस्लामी ममालिक से कट जाएंगे, और उसका नतीजा ये है कि UAE विल हैव कोलैप्स इटसेल्फ। अजीब बात डॉक्टर साहब ये भी है कि UAE अपनी प्रॉक्सी वॉर खत्म नहीं कर रहा है। आज भी जो सूडान के अंदर हम देख रहे हैं ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उसके अंदर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि UAE की प्रॉक्सी आर्मीज ने, जो है मिलिशियाज ने, वो अटैक्स किए हैं। अफ्रीकन कंट्रीज का तो कोई नाम ही नहीं लेता। सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, चाड, माली, लीबिया, कॉन्गो, सियरा लियोन, सारे कंट्रीज के अंदर एक नस्ल कुशी चल रही है, वॉर चल रही है, प्रॉक्सीज चल रही है, और जिनके अंदर यही खलीजी ममालिक मेन पिवटल रोल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। तलहा जतोई साहब, ये इंतहाई इंसानियत की इंतहाई बदकिस्मती है कि अफ्रीका के अंदर जो लाखों जाने रोजाना के हिसाब से जा रही हैं, चाहे वो खाना जंगी हो, चाहे वो कहत हो, चाहे वो आपस की लड़ाइयां हो, वो सारी रीजंस की वजह से जो कुछ वहां हो रहा है, मैं समझता हूँ इंसानियत उस पर शर्मिंदा है। जितने भी ममालिक का आपने नाम लिया, सियरा लियोन से लेके, चाड से लेके, नाइजीरिया से लेके, एवरी कंट्री। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर यहां पर मैं ये बड़ी क्लियरली समझता हूं कि एक बार ये जंग ईरान की खत्म होती है, इसराइल अमेरिका ये वाला इशू, तो पाकिस्तान को शायद अल्लाह ने फिर एक और लीडिंग रोल देना है, जिसका इशारा पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की एक सेशन में दे दिया है। आपको शायद याद होगा कि पाकिस्तानी मंदूब ने सोमालिया के अंदर बड़े तरीके से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया सिग्निफिकेंट कि तमाम प्रॉक्सीज को अपनी अपनी प्रॉक्सीज से वहां पर हाथ खींचना होगा, एंड दे मे बी आंसरेबल फॉर देयर प्रॉक्सीज। ये पाकिस्तान ने वो स्टांस दिया कि कल को हम इसमें लीडिंग रोल लेंगे, और अगेन इन प्रॉक्सीज की जो जंग है उसको कहीं ना कहीं खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। इवेंचुअली आप समझिए कि प्रॉक्सीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ये अरब इकोनॉमीज एक, मैं समझता हूं कि ला यानी बहस और ला यानी ताकत के लिए एक गलत ट्रैक पर चल रही है।
शायद पाकिस्तान और चाइना मिलकर इनको इस हवाले से कोई बेहतर ट्रैक पे ला सके, क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अफ्रीका में है। आपको भी पता है कि अफ्रीका जो है वो और चाइना जो है उसको अपनी फ्यूचर कंप्लीट हेजमोनिक के तौर पे ले रहा है कि चाइना विल हैव अ मच कंट्रोल ऑन अफ्रीका देन एनीवन एल्स। सो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आइंदा की जो अगली जो फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक होगा वो यही होगा कि इनमें जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो यूएई की हो, चाहे वो सऊदी अरब की हो और दूसरी हो, उनका रोल कम किया जाए और वहां पे अमन और अमन अमान की बात की जाए। बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान डॉक्टर साहब, एक और इंटरनेशनल कंट्री का सवाल, दुनिया के बदमाश का सवाल। इजराइल आज भी लबनान पे हमला करता जा रहा है, 6 लोग आज भी लबनान में शहीद हुए हैं। गजा में वही फैमिन की सूरत हाल, खाना एड वर्क वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा। गजा में भी एक नई येलो लाइन बना दी है, मजीद कब्जा कर लिया, उसको और शिरिंग कर दिया। पूरा गजा तो वैसे तबाह है ही। आपकी नज़र में इजराइल का प्लान कुछ तब्दील हुआ है? नेतन्याहू की जो शैतानी मकासद हैं उसमें वो उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्पीड कम हुई है सर? मैंने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक फोटो देखी एक सोशल मीडिया पर। उसने कहा कि गजा के अंदर कहत है, गजा के अंदर ब्लॉकेड है, गजा के लोग भूख से मर रहे हैं, एक तस्वीर। और आधी तस्वीर है कि सिर्फ ऑयल की ब्लॉकेड है और पूरी दुनिया चीखो पुकार कर रही है कि आपने हरमुज खोल दो, हरमुज खोल दो। और उधर इंसानियत की जाने जा रही हैं, उधर के ब्लॉकेड को कोई नहीं देख रहा कि इसराइल ने जो जुल्म और शैतानियत बर्बरियत की हुई है। मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल ये है कि इसराइल जो है अफसोसी तौर पर नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की आखिरी सांसों पर है। उसकी अदालत की हियरिंग 2 बार कैंसिल हो चुकी है। उसके पास भी अक्टूबर नवंबर तक का टाइम है अपनी सदारत को बचाने के लिए। मैं समझता हूं कि जितना जुल्म सितम सह लिया है गजा वालों ने, अल्लाह उनको इस्तकामत दे, हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। मेरा ख्याल यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में उन पे सख्तियां खत्म होंगी, कम होंगी, क्योंकि नेतन्याहू को मैं जेल में जाते देख रहा हूं। और इसराइल जो है, एक बार ये जंग खत्म होती है तो अमेरिका का वो जो सपोर्ट थी, वो जो चीजें थी, जो यहूदी लॉबी की बहुत सारी कोशिशें थी कि इस खित्ते को तबाह किया जाए, उसको नाकाम होते देखेंगे तो इंशाअल्लाह सूरत बेहतर होगी। और उसके अंदर अगेन मैं बार बार ये बात करता हूं कि नेतन्याहू खाली एक शख्स नहीं है, वो पूरी एक ग्रेटर इसराइल की आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के खिलाफ अब मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होना होगा। और उनको ये कॉन्फिडेंस मिल गया है तलहा जतोई साहब, 9 मई 2025 के बाद, बुनियाद मरसूस के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि बड़े से बड़ी ताकत को हम हरा सकते हैं। मुसलमान इतने भी गए गुजरे नहीं। ये उसी हौसले की वजह से ईरान ने अमेरिका को धूल चटाई। मैं बार बार कहता हूं कि अगर ईरान आज फातेह बन रहा है तो उसकी वजह पाकिस्तान का वो बुनियादी मरसूस है, जिसने इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया कि बड़ी से बड़ी ताकत को भी ईमान के जज्बे से, और जब आपकी रिजॉल्व हो, रेजिलियंस हो, कौम इकट्ठी हो, तो उसको शिकस्त दी जा सकती है। और यही चीज आगे जाएगी। अब इसराइल के खिलाफ उम्मत को इकट्ठे होकर स्टेप लेना होगा। वो जो बात करने से डरते थे नेतन्याहू के खिलाफ, यहूदी लॉबी के खिलाफ, अब मैं यकीन से कहता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में नेतन्याहू जो है वो जंगी जराइम की सजा भी काटेगा, अपने मुल्क में भी और बाहर भी, और इस आइडियोलॉजी को शिकस्त होगा। आखिरी सवाल पाकिस्तान का डॉक्टर साहब, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना सर कि हर क्राइसिस के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पाकिस्तान इस रीजन का वो वाहिद मुल्क है सर जिसके पास अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हम कमर्शियल एंटिटीज की जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं, हमारी हुकूमत उसको काउंट करते हुए कहती है कि ये हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं। बहुत सारे लोग एक दुआ कर रहे हैं कि अब सैंक्शंस ईरान से उठ जाएं, ईरान से सस्ती बिजली गैस ले सकें, जिस तरह चाइना ले रहा है, इंडिया ले रहा है, और हमारी हुकूमत आंखें खोले और अपने लिए ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने के लिए भी 10-15 अरब रुपए रख दे, या फिर जहाज बेचकर के भी वो पैसे निकाले जा सकते हैं। 10-15-20 अरब रुपए निकालना हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है कि अब हुकूमत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना सकती है। आपकी नजर में इस वक्त इस क्राइसिस में पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर कर पाएंगे डॉक्टर साहब? तलहा जतोई साहब, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास ये दोबारा अपॉर्चुनिटी आई है कि पोर्ट कासिम, कराची बंदरगाह, गवादर एक बार फिर खित्ते में मेन हब के तौर पे इस्तेमाल हो जाए। और गवादर के ऊपर देखा आपने, ईरान ने और सब ने अपनी ट्रैफिक पूरी डालने का अंदिया भी दे दिया। उसके बाद ऑयल रिजर्व्स की बात आ रही है तो पाकिस्तान के पास 3 बड़ी जो ऑयल रिफाइनरीज की जो रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अपना नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज बड़े आराम से बना सकता है।
है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एंड दैट इज विल, नीयत, रजामंदी और करने की जरूरत। और वो मैं समझता हूं कि अब हुकूमत करेगी। पूरी गवर्नमेंट को एहसास हुआ है, हमारे दिफाई इदारों को एहसास हुआ है कि कितने हम वल्नरेबल हैं, कि हम कमर्शियल स्टोरेज पे डिपेंड कर रहे हैं अगर जंग कोई भी हो जाती है या खित्ते में कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है। एक चीज और, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, मैं हमारी टूरिज्म इकोनॉमी समझता हूँ, हमारी जो एविएशन इकोनॉमी है ट्रांजिट के हवाले से, वो इंशाल्लाह इंप्रूव करेगी, क्योंकि एमिरेट्स के अंदर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। हमारा सिक्योरिटी नेट ने बड़ी हमें चीजें जो हैं वो अपॉर्चुनिटी दी है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अब एफडीआई के हवाले से बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स मुझे आती नजर आ रही हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ जब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपने इशारे से कही, वो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आ जाती है, और एक तरह से जो पोलराइजेशन है पॉलिटिकल, अगर हम उसको खत्म कर लेते हैं, तो आप यकीन करें कि आज पाकिस्तान दुनिया में उस मुकाम पर खड़ा है जहां पर पाकिस्तान इज एन एस्टैब्लिश्ड मिडल पावर, मिडल टू सुपर पावर विद इन द रीजन। सो इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंडिंग ऑफ पोलराइजेशन। उसके बाद देखिए पाकिस्तान के पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से, उसके बाद पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से। ये दुबई और ये जहां जहां तबाहियां हुई हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 से 3 लाख मैन पावर जो है वो जंग खत्म होने के फौरन बाद चाहिए होगी। और 2.5 से 3 लाख मैन पावर का जो एनुअल रेवेन्यू पाकिस्तान को आता है इन टर्म्स ऑफ जो रेमिटेंस, दैट विल बी ओवर 7 to 10 बिलियन डॉलर। सो अब आप इमेजिन कर लें कि हम कहां खड़े होंगे। इट ऑल नीड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी थॉटफुल पॉलिसी सो दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी कैपिटलाइज्ड। Opportunity is there, challenge was there, and now it is the time to capitalize those opportunities. Well said. Thank you so very much, Dr. Hamid Khan Al-Mashruqi साहब, for your precious time, sir. जज़ाकल्लाह खैर। Viewers, एक ब्रेक से वापस आके डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। Don't go anywhere, we'll be right back. व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि हम जानते हैं द वेदर इज चेंजिंग। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, सब परेशान है। गर्मी जिस तरह टूट के पड़ रही है, हर कोई सोचने पर मजबूर है कि मौसम को आखिर हुआ क्या है, क्या होने वाला है। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर आमिर, हम लोग बातें बहुत ज्यादा करते आए हैं सर क्लाइमेट चेंज के हवाले से। मुझे तो वो दिन भी याद आते हैं जब बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में गए थे और $9 बिलियन के प्लेजेस लेकर आए थे, और हम बड़े खुश हुए थे कि अब हमारे यहाँ शायद इन्वेस्टमेंट आ जाएगी मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए। मैटर ऑफ द फैक्ट इज वो प्लेजेस कभी मटीरियलाइज नहीं हुए, फिजिबिलिटी पता नहीं पहुंची, अप्रूव हुई नहीं हुई। लेकिन आज भी एज ए नेशन हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये गर्मियां कितनी शदीद हो गई हैं, सर्दियां कितनी शदीद हो गई हैं, पानी की किल्लत पैदा हो रही है, सैलाब की सूरत हाल हर दूसरे तीसरे साल के बाद। आप पहले ये इस बात के ऊपर रोशनी डालिए कि आज पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का खतरा कितना लाहक है, कितने डेंजर्स हैं जिनका हमें एहसास होना चाहिए और हम डिनाइल में रह रहे हैं। डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, मेरा क्योंकि पीएचडी भी इसी में है, तो ये सारी चीज़ें 10 साल पहले हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं और इसकी फोरकास्टिंग भी कर चुके थे कि फ्लड इतना होगा, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में पिछले 15 सालों से टॉप 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान जो है वो शामिल है। और पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो हिस्सा हमारा मुतासर हो रहा है, दैट इज़ दी साउथर्न पार्ट, जिसमें सिंध कराची भी शामिल है। और उसके साथ साथ हम डिफरेंट इवेंट्स देखते हुए आ रहे हैं। 2010 का फ्लड हो, 2022 का फ्लड हो, हमने बहुत ज़्यादा बारिशें भी देखी हैं। और आप ये देखिए कि गर्मी का जो मौसम है ये लंबा होता चला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ अभी रिसेंट इस 2026 की बात करें और अगर हम शहर कराची की बात कर लें, तो देखिए कराची में हर चीज़, हम असल में हर चीज़ का जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज को नहीं ठहराना चाहिए। हम खुद भी तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल
पॉल्यूशन को फैला चुके हैं, जिसको कम करने के लिए हम तैयार भी नहीं है। अगर मैं कराची की बात करूं और 2026 के हवाले से अगर मैं बात करूं जो इस वक्त सिचुएशन है, तो कराची में 2026 के दौरान जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये महज हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से एक फैक्टर है, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है वो हमें ये बताती है कि हमने इस शहर को अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील कर दिया है, और ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी बिना पर हमने कराची जो है अपने करीबी देही इलाकों के मुकाबले में ज्यादा गर्म हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारे शहर में जो सड़कें हैं वो तारकोल की बनी हुई हैं, हमने जगह जगह जो है दरख्तों को साफ करके प्लाजा बना दिया, फ्लैट्स बना दिए, पोर्शंस बना दिए, अपार्टमेंट्स बना दिए, और फिर कलर का हमें नहीं पता, हम डार्क कलर्स जो है अपनी छतों पे करते हैं, अपनी बिल्डिंग्स में करते हैं। तो दिन के वक्त सूरज की जो शुआएं हैं ये सब इनको जज़्ब कर लेती हैं, और रात के वक्त ये जो है इमिट करती है, जिसकी वजह से रात के वक्त जो है गर्मी ज्यादा महसूस, रात में भी गर्मी महसूस होती है। इसके बरक्स जो देही इलाके हैं वहां पे पौधे जो हैं वो बुखारात के जरिए ठंडक पैदा करते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कराची में हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के नाम पे, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स के नाम पे दरख्तों को काटते हैं। एक तरफ हम ट्री प्लांटेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम दरख्तों की कटाई भी करते हैं। दूसरा जो फैक्टर मैं समझता हूँ, फॉर एग्जाम्पल शारा फैसल है। शारा फैसल जैसी सड़क पे अगर आप सफर करें तो आपको बहुत बुलंदो बाला इमारतें नजर आती हैं। ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ये बहराए अरब से आने वाली समुद्री हवाओं के लिए दीवार का काम करती हैं, इससे गर्म हवा शहर में ही कैद हो जाती है। तीसरा फैक्टर जो मैं समझता हूँ वो गाड़ियां हैं, ट्रैफिक जैम्स हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो एयर पॉल्यूटेंट्स का इमिशन होता है, उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाती है, नॉक्स और सॉक्स भी आ जाता है। इसी तरह हमने अपने घरों को ठंडा करने के लिए एसी लगाए हुए हैं, एसी के आउटर से जो हीट बाहर निकल रही है वो भी दर्जा हरारत को बढ़ाने का जो है वो बहुत हद तक बाइस बन रही है। अब इसमें अगर हम रफली देखें तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि हम 1 डिग्री का इजाफा लास्ट 60 ईयर्स में कर चुके हैं, जिसमें कराची शामिल है, और अगले 5 सालों में हम 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा कर जाएंगे, जिस तरह की ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। एक और फैक्टर ये है कि जब भी अरेबियन सी में हवा के दबाव का निजाम बनता है तो ये समुंदरी हवा को कट कर देता है, जिससे बलूचिस्तान और सिंध के सहराई इलाकों की गर्म और खुश्क हवाएं शहरों में दाखिल हो जाती हैं और दर्जा हरारत को तेजी से बढ़ाने का बायस भी बनती है। और फिर इसके साथ जो सबसे खतरनाक चीज जो होती है जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, पुराने ज़माने में इसको लू लगना कहते थे, तो हीट स्ट्रोक जैसी हंगामी हालत है जिसकी वजह से इंसानी जिस्म का जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम होता है, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये दर्जा हरारत को बरकरार रखने का निज़ाम होता है, वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस तरह से समझें कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो जिस्म का थर्मोस्टेट है, आमतौर पर पसीने और खून की नालियों को फैलाकर जिस्म को ठंडा करता है। जब गर्मी ज्यादा होती है तो ये निज़ाम जो है ये कोलैप्स कर जाता है। इसी तरीके से जब पसीना इतनी तेजी से नहीं निकलता कि जिस्म को ठंडा कर सके, तो जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत मिनटों में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिससे जिस्म के अंदर मौजूद प्रोटीन जो हैं वो टूटने लगते हैं, जिससे खून में जहरीले मादे जो हैं वो बनना शुरू होते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, और जो भी कैफियत होती हैं दिमाग से रिलेटेड, जिसको हम कह सकते हैं जिसमें बेहोशी है या दौरे पड़ना, ये जाहिर हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया। मैं समझता हूँ कि कोई और हमें इतने अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता था। डॉक्टर आमिर, मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह से PhD हैं क्लाइमेट चेंज में, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज हमारी नौजवान नस्ल में इस सब्जेक्ट की कितनी इंटरेस्ट है? आपने जब पढ़ना शुरू किया था उस वक्त कितने बच्चे होते थे, आज कितने बच्चे हैं? और मेरा एक मशवरा हमेशा से ये रहा है डॉक्टर आमिर कि हमें अपनी आने वाली नस्ल को प्रिपेयर करना जरूरी है। हमें उनको ये रियलाइज करवाना जरूरी है कि लिटरिंग कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और जब तक हम उनके सिलेबस में लिटरिंग को शामिल नहीं करेंगे, रिसाइकलिंग को शामिल नहीं करेंगे, अगर हुकूमत, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो गए हैं सर, तो मिनहैसुल कौम हम इंडिविजुअल जिम्मेदारियां अदा करके भी एक बड़ी चेंज ला सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा डॉक्टर आमिर।
जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो 2008 में मैंने एमएससी किया था एनवायरमेंटल साइंस में, और उस वक्त लोगों को इतनी ज़्यादा जो है वो नॉलेज भी नहीं होती थी और लोग समझते थे कि ये पता नहीं कौन सी फील्ड है। लेकिन पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ा है पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल साइंस की तरफ आ रहे हैं। इवन ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 15 सालों से ये आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वहाँ पे एज अ कंपलसरी कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इवन जो हमारे स्कूल्स की जो 9 मैट्रिक की जो बुक्स हैं, कॉलेजेस की जो केमिस्ट्री की, फिजिक्स की बुक्स हैं, उसमें भी इसके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे जो मसाइल हैं, लाइक कचरे को ठिकाने लगाने के लिए हमने ये सॉल्यूशन तलाश कर लिया कि हम कचरे को आग लगा देते हैं। हम अपने घर में कचरे को अलहदा भी नहीं करते क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो जो कचरा लेने वाला आता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है हमसे, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर कौन कौन से रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज होते हैं जो इंडोर एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रहे होते हैं। बाहर हम इस तरह की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जिस हमारी गाड़ियां प्रॉपर्ली ट्यूनिंग नहीं होती। एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी कराची शहर में जो है वो शॉर्टेज है। तो ये कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ नॉलेज मिल रही है, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी तक इसकी नॉलेज को पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज के दरमियान जो एक गैप है, यानी कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक रिसर्च का गैप है, कि रिसर्च आर्टिकल्स को देखना चाहिए कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्चेज हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हैं, सॉलिड वेस्ट के हवाले से हैं, वाटर पॉल्यूशन के हवाले से हैं, मेरे ख्याल में उसको प्लानिंग में सामने रखना चाहिए, एकेडमिक के लोगों को सामने रखना चाहिए। और हमने 20 साल पहले प्लानिंग नहीं की। अगर हमने 20 साल पहले प्लानिंग की होती, हमने दरख्तों को ठीक से लगाया होता, हमने प्रॉपर सॉलिड वेस्ट का जो सिस्टम था उसको कंटिन्यू रखा होता, तो शायद इस वक्त हम ये बात कर रहे होते कि हमने क्लाइमेट चेंज को इतना कम कर दिया, हमने टेम्परेचर को इतना रिड्यूस कर लिया। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है और हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जिस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये इसको और ज्यादा इनहेंस कर रही हैं। आने वाले जो जनरेशन है वो इससे ज्यादा वर्स्ट एनवायरनमेंट देखेंगे। जिन बच्चों के लिए हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना रोजगार हासिल करने की कोशिश करते हैं, इतनी सेविंग्स करते हैं, अच्छे स्कूल्स में हम उनको दाखिला दिलाते हैं, हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में 10 साल बाद, 15 साल बाद हम उनको कैसा एनवायरनमेंट देंगे। आज हम मिनरल वाटर की बोतल खरीदते हैं, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, तो क्या कल हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खरीदेंगे जब ये एयर कंटामिनेटेड हो जाएगी, जो कि तकरीबन हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि एक आम आदमी तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाने की जरूरत है, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा, और इसमें यूथ अपना जो है ना वो बहुत अच्छा इनपुट डाल सकती है। मेरा आखिरी सवाल यही था कि जाते जाते आप यूथ के लिए कुछ एडवाइस छोड़ के जाएं, कुछ मशवरे छोड़ के जाएं कि वो क्या कर सकते हैं। और हाँ हुजूर, थोड़ा फार्मर्स का भी जिक्र कीजिएगा। आप जानते हैं एग्रीकल्चर, हमारे लेबर फोर्स का 60-70% है, इंटीरियर सिंध हो, पंजाब हो। अब फार्मर्स बड़े परेशान हैं, उनकी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक हर चीज का टाइम भी चेंज हो गया है सर। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यूथ के ऊपर बात कर लेता हूँ। यूथ जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इस वक्त रिस्क पर है, क्योंकि वो विक्टिम्स भी हैं और वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स भी हैं। लेकिन यूथ के साथ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि वो इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं है हमें क्या काम करना है, और हर चीज का जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराना, मैं समझता हूँ ये कहीं से भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। हमें गवर्नमेंट का भी साथ देना चाहिए, लेकिन हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कितना जनरेट कर रहे हैं, हम अपने घर में हमने क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है। तो मैं समझता हूं हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, और बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की शक्ल में मौजूद है। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर तो अब हर रोज एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर जो है वो चलती है। तो मैं समझता हूं कि इसको स्कूल और मदरसे से लेके एक आम आदमी तक जो है इसकी आगाही देने की जरूरत है। हमारे फार्मर्स जो हैं वो इसलिए ज्यादा परेशान हैं कि उनको असल में पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। अगर आप रूरल एरियाज का दौरा करें तो उनको नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या है, उनको नहीं पता
कि वाटर के क्या इश्यूज हैं। आज तक वो 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसमें हम पानी बहुत ज्यादा जाया कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं और अल्टीमेटली जो सप्लाई है वो कम हो रही है। तो मैं समझता हूं कि फार्मर्स की एजुकेशन के ऊपर भी जो है वो काम करने की जरूरत है और जो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं इसके हवाले से भी उनको आगाही देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज से बहुत बड़े मसले की निशानदेही की और कौम को समझाया द राइट वे फॉरवर्ड। थैंक यू सर। व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया में जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।